गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय EE 209 इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ट्रांसफार्मर के विषय में इस वीडियो लेक्चर से डिस्कस करना चाहूँगा। मुख्य रूप से हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में देखा कि ट्रांसफार्मर्स होते क्या हैं, ट्रांसफार्मर्स की जो मुख्य पार्ट्स और जो फिटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, और उन प्रमुख पार्ट्स की वर्किंग क्या होती है और उनमें क्या क्या दोष होने की संभावना होती है, उसके विषय में हमने स्टडी किया था। जैसे मुख्य रूप से हमने जो हमारी कोर होती है उसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, वाइंडिंग्स में क्या क्या दोष हो सकते हैं, उनके विषय में स्टडी किया था। और जो हमारा ट्रांसफार्मर टैंक और जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सी फिटिंग्स जो लगी हुई होती हैं और उनमें क्या दोष हो सकते हैं, कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं। वोल्टेज रिले के विषय में और उसके सर्किट के विषय में हमने स्टडी किया था। इसके बाद ब्रीदर जो होता है ट्रांसफार्मर में, जिसकी सहायता से हम जो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें जो नमी होती है उसको दूर करने की प्रयास कर सकते हैं, उसके विषय में स्टडी किया था। इसके बाद पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मुख्य रूप से जो ट्रांसफार्मर्स के दोष थे उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया था, जिनमें प्रमुख रूप से यांत्रिकी दोष, विद्युत दोष और चुंबकीय दोषों के बारे में हमने स्टडी किया था। इसके बाद आज के वीडियो लेक्चर में हम जो हमें ट्रांसफार्मर जिसकी हमें मरम्मत करनी है या रिपेयर करनी है उसकी डिसमेंटलिंग हम किस प्रकार से करेंगे, जिससे हम उसमें जो दोष उत्पन्न हो चुके हैं उनके विषय में जान सकें और उनको समय रहते दूर करने का प्रयास कर सकें। तो मुख्य रूप से जो हमारे ट्रांसफार्मर का जो बाहरी पार्ट होता है, जैसे हमारा कंजर्वेटर हो गया, हमारा ट्रांसफार्मर टैंक हो गया, टर्मिनल हो गए, बुशिंग्स हो गई, और जो ऐसे दोष होते हैं बुशिंग्स इत्यादि के ऊपर जो दोष हैं, जैसे कि बुशिंग्स में ऑयल का रिसना या बुशिंग गंदी हो जाना, या हमारे जो ट्रांसफार्मर टैंक का जो टैंक है उसमें कोई लीकेज हो जाना, इस प्रकार के दोष हमें ट्रांसफार्मर बिना खोले ही हमें ज्ञात हो सकते हैं और उनका दूर करने का हम प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसफार्मर के जो भीतरी भाग में जो दोष होते हैं उन्हें हम बिना ट्रांसफार्मर को खोले हमें ज्ञात करना असंभव हो जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से हम ट्रांसफार्मर्स पे कुछ टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, टर्न्स रेशियो टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट इत्यादि। परंतु इन परीक्षण के बाद भी कई बार हमें वास्तविक जो दोष होते हैं उनको ज्ञात कर पाना असंभव हो जाता है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि कई बार ऐसा होता है कि शून्य लोड पर जो धारा होती है वो बहुत उच्च मान की धारा हो जाती है, या हमारी जो वाइंडिंग्स हैं उनके टर्न्स में शॉर्ट सर्किट हो गया हो, या हमारी जो कोर है उसको कसने वाले जो स्टड्स हैं उनके रास्ते में शॉर्ट सर्किट के कारण भी कई बार आंतरिक दोष ट्रांसफार्मर के अंदर हो सकता है। इसके अलावा कई बार हम सिर्फ परीक्षण से ही जो दोष की जो सीमा होती है या उसकी जो मात्रा होती है या स्वरूप है उसका दोष का, उसका अनुमान लगाना हमारे लिए बेहद कठिन होता है। इसलिए दोष का निर्धारण करते समय ट्रांसफार्मर को खोलकर मुख्य रूप से उसकी जो कोर की जो असेंबली होती है उसको बाहर हम निकाल लेते हैं, जिससे दोष का कारण, उसका स्वरूप और जो उसकी मात्रा है दोष की, उसका हमें सही प्रकार से ज्ञान हो सके। और इसके साथ साथ यदि हमें दोष का स्वरूप, उसकी मात्रा और उसका जो कारण है उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा तो हमें यह बहुत आसानी से हमारे लिए मरम्मत करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उस दोष की मरम्मत करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री, औजार तथा उपकरणों की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण हम समय रहते आसानी से कर पाएंगे। मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर को जो खोलने की जो विधि होती है उसके विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर्स को कैसे हम खोलते हैं मरम्मत करने के लिए। क्योंकि मुख्य रूप से जो ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष हैं उन्हें बिना ट्रांसफार्मर खोले हमें दोष को ढूंढ पाना और उसको दूर कर पाना हमारे लिए बहुत दिक्कत का काम है। तो ट्रांसफार्मर को खोलने का जो काम होता है वो मुख्य रूप से उसके आकार तथा उसकी बनावट पर निर्भर करता है। बेसिकली जो
ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर होता है तथा ट्रांसफार्मर के टैंक का जो ढक्कन होता है उस पर लगे जो टर्मिनल बुशिंग्स हैं उसको खोलने के लिए सबसे पहले जो तेल हमारा ट्रांसफार्मर का है उसमें लगे सीलिंग गैस्केट तक हम उसको खाली कर लेते हैं, जिससे तेल का स्तर लगभग 10 सेंटीमीटर तक नीचे हो जाए। तो मुख्य रूप से तेल को डाउन करने का या तेल को कम करने के लिए हम जैसा हम यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, मुख्य रूप से ये ड्रेन वाल्व को हम खोलकर इस ट्रांसफार्मर टैंक के जो ऑयल है उसको हम बाहर सुरक्षित रूप से किसी ड्रम या कुछ ऐसे कंटेनर में जिससे वो सुरक्षित रह सके, साफ रह सके, उसमें भर लेते हैं। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल लेवल होता है नॉर्मली वो ट्रांसफार्मर टैंक की बुशिंग तक, इस पोजीशन तक रहता है। यदि हम ये ड्रेन वाल्व खोल लेंगे तो हमारा ऑयल यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और किसी सुरक्षित जो हमारा कंटेनर है उसमें हम इस ऑयल को भरकर सेफली आगे दोबारा भरने के लिए फ़िल्टर करने के पश्चात रख सकते हैं। इसके बाद ऑयल को नीचे करने के बाद हम जो ट्रांसफार्मर टैंक का जो ट्रांसफार्मर पर जो कंजर्वेटर लगा है उसको उतार लेते हैं। यदि कंजर्वेटर और ट्रांसफार्मर टैंक के मध्य हमारी बुकॉल्स रिले लगी हुई है ट्रांसफार्मर में, तो सबसे पहले हम कंजर्वेटर के टैंक में जो ऑयल होता है उसको निकाल कर और रिले को खाली करने के पश्चात रिले को नीचे उतार लेते हैं। इस प्रक्रिया में हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा जो कंजर्वेटर टैंक पर ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा है या गैस रिले जिसको हम बुकॉल्स रिले भी कहते हैं, या टेम्परेचर इंडिकेटर्स जैसे कि हमारे थर्मोमीटर्स वगैरह जो ट्रांसफार्मर टैंक पर ट्रांसफार्मर ऑयल के टेम्परेचर के लिए इंस्टॉल्ड किए हुए हैं, वो सुरक्षित रहें, उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। ट्रांसफार्मर का जो ढक्कन होता है वह उसकी जो कोर असेंबली होती है उसको सीलिंग रोप तथा हॉइस्ट मैकेनिज्म जैसे कि पुली, क्रेन आदि की मदद से ऊपर उठाया जाता है। सबसे पहले सीलिंग रोज को आई बोल्ट में डालकर हॉइस्ट मैकेनिज्म जैसे पुली, क्रेन आदि की सहायता से कोर असेंबली जो होती है ट्रांसफार्मर की उसको बाहर निकाल लिया जाता है। एक बार हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ फिगर में हमें दिखाया हुआ है ये हमारी क्रेन और उस पर ये जो आई बोल्ट्स लगे हैं यहाँ इनका कनेक्शन हमने कर रखा है। ये बेसिकली कोर असेंबली है। सबसे पहले हम ढक्कन को खोलकर और उसको क्रेन की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। ढक्कन को खोलने से पहले जो बुशिंग्स लगी हुई हैं और जो टर्मिनल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स जो बने हुए हैं, उन सभी को खोलकर अलग करना पड़ेगा और ढक्कन को सबसे पहले हम उतारेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर होस्ट मैकेनिज्म जैसे कि क्रेन या पुली की सहायता से हम जो कोर असेंबली है उसको इस प्रकार से बाहर निकाल लेंगे ट्रांसफार्मर टैंक में से। ट्रांसफार्मर टैंक का जो ढक्कन होता है उसको निकालने के लिए उसके चारों ओर जो नट्स लगे हैं उनको खोलकर हम ढीला कर लेते हैं तथा इसके पश्चात ढीला करने के पश्चात जब बोल्ट्स को हम निकाल लें तो थोड़ा सा क्रेन की मदद से उस ढक्कन को ऊपर उठाकर जो सीलिंग गैस्केट्स जो कि बेसिकली हमारी बेकेलाइट वार्निश या होल्डाइट सॉल्यूशन से लगाकर चिपकाई जाती हैं को सावधानी से हम चाकू या किसी ऐसे इक्विपमेंट से जिनसे उनको हम छुड़ा सकें उससे हटाकर अलग कर लेते हैं, जिससे इन गैस्केट्स का हम दोबारा जब हम ट्रांसफार्मर को असेंबल करेंगे तो हम प्रयोग में ले सकें। बुशिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें सबसे पहले तेल का स्तर करीब हम 10 सेंटीमीटर तक नीचे कर बुशिंग्स को हटा लेते हैं। नीचे या डाउन करने के लिए ऑयल को हम उस ड्रेन वाल्व का ही काम में लेते हैं जो ट्रांसफार्मर के नीचे स्तर पर लगा हुआ है। इसके बाद ढक्कन को हटाकर कोर असेंबली को क्रेन की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। कोर असेंबली को हटाते समय हमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कोर असेंबली एक मेजर वेट होता है, काफ़ी वजनी होती है वो, तथा उसको जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो हमें अपनी सुरक्षा और जो कोर असेंबली है उसकी भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा क्रेन की सहायता से हम इस कोर असेंबली को नीचे उतारकर लकड़ी से बने मजबूत प्लेटफॉर्म जिसकी ऊंचाई करीब 50 सेंटीमीटर तक हो पर हम उसको रख लेते हैं। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हमें ज़मीन से नहीं रखना है, इसको हम एक लकड़ी के जो मजबूत प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर ही रखेंगे। निरीक्षण करने से पूर्व हमें वाइंडिंग्स पर जो धूल लगी हुई है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए तथा
उन पर लगभग 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो गर्म तेल है उसकी धार कंटिन्यूसली रूप से उन वाइंडिंग्स पर हमें डालनी चाहिए, जिससे कि उस पर लगी धूल या कोई गंदगी लगी हुई है तो वो अच्छी प्रकार से साफ़ हो जाए। ट्रांसफार्मर यदि हमने अच्छी तरह से खोल लिया है और उसकी जो कोर असेंबली है उसको निकाल लिया है, इसके पश्चात हमें उसके प्रत्येक भाग को अच्छी प्रकार से जांच कर लेनी चाहिए तथा प्रत्येक दोष जो हमें दिख पा रहा है या हम आसानी से उसको ढूंढ पा रहे हैं, उस प्रत्येक दोष को हमें एक दोष अंकन जो कार्ड होता है उसमें उस दोष का हमें अंकन कर लेना चाहिए। ट्रांसफार्मर का जो खोलने का स्थान है वो बेसिकली ऐसा नहीं हो कि खुला हुआ स्थान हो। स्थान बेसिकली साफ सुथरा और बंद, मॉइस्चर नहीं हो वहाँ पर, और इस प्रकार की सभी सुविधाएं जो हमें आवश्यक हैं जैसे क्रेन वगैरह वो वहाँ पर हमें पूर्ण रूप से मिल जाए। ऐसे स्थान का चयन कर हमें उस ट्रांसफार्मर को खोलना चाहिए। इसके पश्चात जो हमारा हमने ट्रांसफार्मर्स खोल लिया, उसकी वाइंडिंग्स कोर असेंबली बाहर निकाल ली, तो वाइंडिंग्स की हमें मरम्मत करनी है। तो बेसिकली जो हमारी वाइंडिंग्स हैं उनकी मरम्मत करने के लिए बेसिकली होता क्या है कि जो वाइंडिंग्स होती हैं उनकी जो इंसुलेशन होती है उसकी मरम्मत करते समय हमें जो ट्रांसफार्मर की HV साइड और LV साइड जो टर्न्स हैं यानी वर्तन हैं उनके क्षतिग्रस्त भाग को पुनर्स्थापित करने के लिए टर्न्स के खुले हुए भाग पर वार्निश किए हुए कपड़े की परत जो मुख्य रूप से टेफ्टा या एम्पायर टेप होती है को पूरी तरह लपेट कर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम यहाँ पर एक लकड़ी की वेज को फंसाकर वाइंडिंग्स के प्रत्येक टर्न्स को खोल रहे हैं और इसके ऊपर हम ये वार्निश लगा कपड़ा जिसको हम एम्पायर टेप या टेफ्टा कहते हैं इसके ऊपर लपेटते हैं प्रॉपरली, क्योंकि इंसुलेशन यदि ख़राब हो गई हो तो हमें पुनः इंसुलेशन स्थापित करने के लिए एम्पायर टेप और वार्निश लगे कपड़ा यानी कि टेफ्टा आदि की ऊपर इस पर परत चढ़ानी पड़ेगी। इससे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो लकड़ी की फनी होती है जिसको हम वेज भी कहते हैं, इसके द्वारा हम टर्न्स को वाइंडिंग खंड से अलग करें। उसके बाद वार्निश किए हुए कपड़े द्वारा टर्न्स के ख़राब पार्ट पर इंसुलेशन करें, यानी इंसुलेशन हमें दोबारा इम्प्रेगनेट उस पर करनी है। इसके बाद पूरे हिस्से पर टेफ्टा या एम्पायर टेप की पट्टी हमें चढ़ानी होती है तथा वाइंडिंग्स को सम तथा गोल किया जाता है, जिस प्रकार से यहाँ हम देख पा रहे हैं। सम यानी इवनली रूप से, ऐसा नहीं हो कि कोई वाइंडिंग्स तो हमारी ज़्यादा बड़ी हो जाएं और कुछ छोटी हो जाएं, वो एक ही प्रकार की रहें। वाइंडिंग्स के सही व्यास तथा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जो हमारी वाइंडिंग्स है उनको आवश्यक आकार के बॉबिन फॉर्मे पर हम चढ़ा देते हैं और वाइंडिंग्स की मरम्मत करने के पश्चात जो हमारा असेंबल्ड वाइंडिंग का पार्ट है उसको अच्छी प्रकार से सुखाकर हम वार्निश द्वारा इम्प्रेगनेट करेंगे और वार्निश को ड्राई करने के लिए या ड्राई करेंगे या उसको वाइंडिंग्स में से मॉइस्चर निकालने के लिए हम कोई भी जो ड्राइंग प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। बेसिकली कॉटन टेप बांधने के लिए हम अक्षर 8 विधि वाली जो विधि होती है वो बॉबिन फॉर्मे पर हम इसको करते हैं। वाइंडिंग्स जो होती हैं ट्रांसफार्मर की उनमें मुख्य रूप से जो दोष सामने आते हैं वो इस प्रकार से हैं। हमारी जो वाइंडिंग्स है उनकी टर्न्स में इंसुलेशन नॉर्मली कई बार जब हम ज़्यादा समय तक या हाई वोल्टेज एकदम से उस पर ट्रांसफार्मर पर डाल देते हैं या कई बार हाई वोल्टेज की स्थिति क्रिएट हो जाती है सिस्टम में, तो जो इंसुलेशंस हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसके बाद कई बार क्या होता है, वाइंडिंग्स का जो सेक्शन होता है उसको डिफॉर्मेशन हो जाता है उसका, यानी कि उसकी जो साइज़ है वो नॉर्मल साइज से रिफ्लेक्ट होकर डिफॉर्म हो जाती है। वाइंडिंग्स की जो टैपिंग्स होती हैं, HV साइड में हम नॉर्मली टैपिंग्स लगाते हैं ट्रांसफार्मर टैप चेंजर के लिए, तो वो टैपिंग्स का जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाए कई बार, या कई बार जो वाइंडिंग्स के लिए हमने कंडक्टर्स का प्रयोग किया है वो कई बार गल जाते हैं। इसके साथ साथ HV और LV वाइंडिंग तथा जो हमारी ट्रांसफार्मर कोर है
उन दोनों के मध्य कई बार इंसुलेशन भी नष्ट हो जाती है या कई बार इंसुलेशन ब्रेक हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी वाइंडिंग्स हैं उनमें जो हमने प्रेशर या कसाव कर रखा है उनमें भी लंबे समय तक उनका प्रयोग करने से उनमें ढीलापन आ जाता है। इनमें से जो कुछ दोष होते हैं वो कोर को खोलकर तथा उस पर से वाइंडिंग उतार कर ही हम उनको दूर कर सकते हैं। मेजरली कुछ दोषों को तो बिना कोर को खोलकर या वाइंडिंग्स को उतार कर हम दूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे HV और LV वाइंडिंग से कोर के मध्य इंसुलेशन का नष्ट होकर टूट जाना या वाइंडिंग के कसाव में ढीला आ जाना या वाइंडिंग्स के जो कंडक्टर्स हैं उनका गल जाना, इस प्रकार के जो दोष हैं या टैपिंग्स का इंसुलेशन नष्ट हो जाना, इनको बिना ट्रांसफार्मर को खोलकर या जो कोर असेंबली है उसको बाहर निकाले बिना दूर किया जाना संभव नहीं होता। जो बड़े आयतकार काट वाले जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनमें अगर इंसुलेशन ख़राब हो जाए तो उनको हम बदल कर उनकी मरम्मत कर लेते हैं, और एक परत वाली जो वाइंडिंग्स होती हैं उनके चालक का जो इंसुलेशन है वो नॉर्मली हम हाथ से वहीं पर दूर लगाकर या उनको इंसुलेशन को जो एम्पेयर टेप और टेफ्टा का प्रोसेस था उससे हम बदल सकते हैं। लेकिन कई बार बहुपरत तथा अधिक जटिल आकृति वाली जो वाइंडिंग्स होती हैं, कंसेंट्रिक वाइंडिंग्स हैं नॉर्मली, जिनमें हम थिन कंडक्टर या पतला चालक प्रयोग करते हैं, उनको सही करने के लिए उन्हें पूर्ण रूप से बदलकर नई वाइंडिंग्स हम उनमें लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर टैंक को खोलकर या डिसमेंटल कर उसकी जो कोर असेंबली है उसको बाहर निकालने की विधि तथा जो हमारी वाइंडिंग्स हैं उनको कैसे हम रिपेयर करते हैं, कौन कौन से उनमें दोष होते हैं तथा किस प्रकार से हम उनकी इंसुलेशंस को मेंटेन करते हैं, इसके विषय में अध्ययन किया। मुझे आशा है आपके काफ़ी सहायता भरा होगा ये लेक्चर मेरा, और काफ़ी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।